Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy, Head Office, Johor Town. Today we are going to discuss carboxylic acids and macromolecules, which is the topic number 18 and 19 according to PMC syllabus and unit number 5 according to our classification. So let's get started. सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, which of the following will not give acetic acid on oxidation? ऑक्सीडेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो, फॉर एग्जांपल डेल्टा ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसिटल्डिहाइड बनता है। इस अमल के दौरान कार्बन एटम्स की तादाद चेंज नहीं होती, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल होगा और आप उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन से 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बनेगा। इस अमल के दौरान कोई भी कार्बन एटम्स चेंज नहीं होंगे, और अगर आप उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 ही कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड, और यहाँ से भी कोई कार्बन एटम्स चेंज नहीं होंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इथाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड दोनों से एसिटिक एसिड बन सकता है बाय ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो प्रोसेस है ना वो ऑक्सीडेशन का होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड या पोटाशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह का कुछ आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर एसीटोन को देखा जाए, बीटा ऑप्शन, तो एसीटोन की ऑक्सीडेशन के अंदर डेफिनेटली देयर इज चेंज ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कार्बोनाइल के साथ इस तरह टूटता है कि एक तरफ फॉर्मिक एसिड बन जाता है और एक तरफ एसिटिक एसिड बन जाता है। इन दिस केस एज वेल यहाँ पर एसिटिक एसिड बन रहा है। अलबत्ता जो मिथाइल साइनाइड है यानी कि अल्फा ऑप्शन, उसकी ऑक्सीडेशन से आपको एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा, बल्कि जो मिथाइल साइनाइड है जिसे इथेन नाइट्राइल कहते हैं, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की मौजूदगी में, एसिड हाइड्रोलिसिस, फिर एसिटिक एसिड बनेगा, ना कि ऑक्सीडेशन से। तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे कि अल्फा ऑप्शन जो है वो सही है। मिथाइल साइनाइड की ऑक्सीडेशन से आपको एसिटिक एसिड नहीं मिल रहा, बल्कि उसकी ऑक्सीडेशन से मिल रहा है। तो सॉरी, उसकी ऑक्सीडेशन से नहीं मिल रहा बल्कि उसकी हाइड्रोलिसिस से मिल रहा है। तो सवाल का जवाब हो गया कि मिथाइल साइनाइड की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड हासिल नहीं होता। टिक कर दिया हमने जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम एसीटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स एसिटामाइड। द प्रोसेस विच अकर्स ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन इज। तो हम अमोनियम एसीटेट ड्रॉ कर लेते हैं। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट के अंदर हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि CH3COONH4, इसे आप हीट कर रहे हैं, और जब आप इसे हीट करते हैं तो बनता है एसिटामाइड CH3CONH2। एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो वाटर बना देते हैं, और वाटर की फॉर्मेशन जो है, वाटर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, आप इसे कह देंगे कि इट इज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बीटा ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन ए साइक्लिक डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन इट इज एडेड टू ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो एसिटिक एसिड का साइक्लिक डाइमर हम यहाँ पर बना रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड OH। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है। तो कुल मिलाकर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड साइक्लिक डाइमर में पाए जा सकते हैं। तो हम टिक कर देंगे चार्ली ऑप्शन 2। अच्छा जी, आगे की तरफ चल पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इस ग्रुप के साथ रिएक्शन देता है, जिसे फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप फॉर्मिक एसिड को देखें तो फॉर्मिक एसिड के अंदर HCOOH यानी कि फॉर्माइल ग्रुप जो है वो पाया जाता है, ये वाला ग्रुप ये पाया जाता है। इसी वजह से फॉर्मिक एसिड के पास ये सलाहियत है कि वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। ओरिजिन क्या है? ये वाला ग्रुप। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स कैन बी द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने पढ़ा है कि एलिफेटिक, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की।
जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। और क्यों उन्हें फैटी एसिड कहते हैं? क्योंकि उनके जो हायर मेंबर हैं वो फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस से हासिल होते हैं। स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलेइक एसिड, तीनों एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स या ऑयल से हासिल होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू विनेगर रिक्वायर्स। विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला रिएक्शन हमने लिखा, एथेनॉल जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटिक एसिड के अंदर या विनेगर के अंदर। इस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिसके अंदर कार्बन एटम्स तो चेंज नहीं होते क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन ओवरऑल जो है वो ऑक्सीडेशन के जरिए अल्कोहल एल्डिहाइड से होती हुई कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाती है। बीटा ऑप्शन सही हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख सकते हैं ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला आपकी नज़र में होना चाहिए। ऑक्सालिक एसिड जो है वो तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे लगे होते हैं। अगर मैं अल्फा ऑप्शन की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, और उसका फार्मूला आप जानते होंगे कि फथैलिक एसिड जो है, बोलने में तो इसे थैलिक एसिड पढ़ा जाता है लेकिन लिखने में PH लिखा जाता है, जो कि साइलेंट हो जाता है बोलते बारी। तो फिर ये जो फार्मूला है ये है थैलिक एसिड का, और ये एक साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके मुकाबले में ऑक्सालिक एसिड इथेन 1,2 डायोइक एसिड को कहते हैं। लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को कहते हैं। सक्सीनिक एसिड है आपके पास, वो है 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो वो सब के सब ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। यहाँ पर सही जवाब हो गया अल्फा थैलिक एसिड। 8th क्वेश्चन देखते हैं। C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव इज सोडियम साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड, इट्स सॉल्युबिलिटी इज। अच्छा, सॉल्युबिलिटी को कंपेयर अगर करना पड़ जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके अंदर एक है C17H35 COO नेगेटिव नेगेटिव पोर्शन और Na पॉजिटिव पॉजिटिव पोर्शन, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कोवलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होती है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इट शुड बी हायर देन फैटी एसिड। 9th क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड इन विच मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज फाउंड। तो मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो हमें कहाँ पर नज़र आती है? डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो काफ़ी दूर तक मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगेन इसी मॉलिक्यूल को देखते हैं। वाटर में तो डेफिनेटली कोई रेजोनेंस नहीं होती, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होती, एथेनॉल में भी नहीं होती, वहाँ पे भी कोई अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है। एसिटिक एसिड में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है और थैलिक एसिड में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। तो मैं एक बारी थैलिक एसिड बना लेता हूँ, एक बारी एसिटिक एसिड बना लेता हूँ। तो एसिटिक एसिड को देख लेते हैं पहले, RC डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड के केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी CH3। यहाँ पर लगा होगा CH3, सही है जी, तो CH3 है। अच्छा, अब इसकी हमने क्या करवानी है? डीलोकलाइजेशन। देखें ज़रा, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन पर, वो बॉन्ड के अंदर आता है, कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा होते हैं और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन। सही है जनाब, रेजोनेंस इससे होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से क्या होता है जी? रेजोनेंस होती है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 बनेंगे। एक जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। इससे अगर आप स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करें, कौन सा बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। सही जनाब। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि O पर पॉजिटिव इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए O जो है H के साथ बॉन्ड तोड़ लेगा और बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी वजह से, क्योंकि O पर पॉजिटिव आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इसी वजह से एसिटिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो प्रोटॉन देना चाहता है, क्योंकि अगर वो प्रोटॉन नहीं देगा तो रेजोनेंस के नतीजे में उसके O पर पॉजिटिव आ जाएगा। फिलहाल हमारा वो कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा, हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि किसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। दूसरी तरफ मैं बना लेता हूँ थैलिक एसिड। ये मैंने थैलिक एसिड बना लिया है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड बना दिए। C डबल बॉन्ड OH एक तरफ, C डबल बॉन्ड OH एक तरफ। अब आप गौर करें
कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पर अगर आप सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही देखें तो ना सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन हो सकती है, इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन हो सकती है, और इसी तरीके से ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में अलग अलग रेजोनेंस कर सकते हैं, बल्कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये भी अगर आगे शिफ्ट हो जाएं तो ये भी रेजोनेंस में हिस्सा ले सकते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो इन पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन की भी हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं। हम टिक कर देंगे कि थैलिक एसिड में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बाकी सबसे यानी कि वाटर, एथेनॉल और एसिटिक एसिड से ज़्यादा है। एसिटिक एसिड में भी है लेकिन उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थोड़े से कम बन रहे हैं, विच आर ओनली 2। इन केस ऑफ बेंजीन, अकेला बेंजीन भी हो तो इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो काफ़ी होते हैं, और उसके बाद जब उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मेथानॉल। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के दौरान कार्बन एटम्स की तादाद तब्दील नहीं होती, उसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। हमने बनाना है मेथानॉल की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट। मेथानॉल में कार्बन कितने हैं आप याद रख लें, मेथानॉल में 1 कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात चल रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऑप्शन में कोई है नहीं तो 1 कार्बन वाला एसिड जो है वो बन रहा होगा, और 1 कार्बन वाले एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। और इस एसिड को क्या कहा जाता है जी? इस एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। तो ऑक्सीडेशन अगर मेथानॉल की करवाई जाए, प्राइमरी अल्कोहल है, इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इस सारे प्रोसेस में कार्बन एटम्स की तादाद तब्दील नहीं होगी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव अमोनियम एसीटेट अलोंग विद। अमोनियम एसीटेट बन रहा है, इस रिएक्शन के साथ फर्दर जो है वो क्या बनेगा, ये हमें सवाल पूछा गया है। इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन मैंने करवाना है जी एसिटिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 11 में एसिटिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन, अमोनिया से रिएक्शन के अंदर ना, इस रिएक्शन के अंदर जिसकी हमने बात की है, हमें प्रोडक्ट मिलता है अमोनियम एसीटेट। आप काउंट कर सकते हैं अमोनियम एसीटेट बनने के दौरान 3 और 1 4 हाइड्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन ये रहा, CH3COO यहाँ पर है, यानी कि सारी चीज़ें आपस में आकर मिल गई हैं, एडअप हो गई हैं और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना है। तो यहाँ पर ना कोई और प्रोडक्ट नहीं बनता, ना CO, ना हाइड्रोजन, ना CO2, कोई भी एक्स्ट्रा मालिक्यूल यहाँ पर नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, विच स्पीशी एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर इसकी भी डिटेल हमें मेंशन कर लेनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो एसिटिक एसिड जो होता है ना जी, CH3COOH, जब वो रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, और उस मैकेनिज्म के नतीजे में हमें ये पता लगा था कि बेसिकली जो पहला स्टेप है रिएक्शन का वो है इस OH को बेटर लीविंग ग्रुप बनाना। OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, क्लोरीन उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, तो पहले स्टेप में ये SOCl2 रिएक्शन करता है और ये स्पीशी बनाता है C डबल बॉन्ड O SO, और आगे आ जाएगा Cl। सही है जनाब, यहाँ से H, यहाँ से Cl, ये माइनस हो जाएंगे, H प्लस Cl माइनस, ये चीज़ें एक्स्ट्रा में बन जाएंगी। फिर ये जो Cl माइनस है अगले स्टेप में ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर। Cl पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि Cl जो है एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल,
और वो अटैक कर रहा है कार्बन पर। कार्बन फिर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है। तो ये जो कार्बन है ये असल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। हमें यही सवाल पूछा गया है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है। न्यूक्लियोफाइल तो हमें पता है कि क्लोराइड है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हम कहेंगे कार्बोक्साइल कार्बन है। 13 क्वेश्चन देखते हैं, एस्टर विद रेस्पबेरी फ्लेवर। तो एस्टर विद रेस्पबेरी फ्लेवर आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, ये आपने ना याद रखना है कि किस एस्टर की कौन सी स्मेल है। 4 ऑप्शन सही हो गया। 14 देखते हैं, इथाइल ब्यूटाइरेट हैज फ्लेवर लाइक पाइनएप्पल। बीटा ऑप्शन अगेन रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास लिखे हुए हैं एस्टर्स, हमने भी आपको बुक में लिख के दी हैं और जनरली भी लिखे हुए हैं, तो जो जो आपको मिलें आप उनकी स्मेल लाजमी देख लें। 15 है जी, दी लीस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने एक पैटर्न आपसे जिक्र कर लिया था और उस पैटर्न के मुताबिक जो एसिड क्लोराइड्स हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात चल रही है, एसिड क्लोराइड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं और उसके बाद आते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स रिएक्टिविटी में दूसरे नंबर पर। उसके बाद एस्टर्स जो हैं वो रिएक्टिविटी में तीसरे नंबर पर आते हैं और चौथे नंबर पर आते हैं अमाइड्स। अमाइड्स जो है ना वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। तो एसिड अमाइड अल्फा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट अपने लेक्चर में। 16 क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड इन 2 स्टेप्स। तो यही वाला रिएक्शन जो है आप इसे देख लें, एसिटिक एसिड को अमोनिया से मिलाएं तो अमोनियम एसीटेट बनता है और अमोनियम एसीटेट को फर्दर अगर आप हीट करते हैं तो उससे बन जाता है एसिड अमाइड। यानी कि एसिड अमाइड डायरेक्टली नहीं बनता बल्कि ये इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है और ये 2 स्टेप्स में बनता है। सही है जी, एसिड अमाइड ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 11 की डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया और क्लास में भी हमने ये बात की थी। तो अल्फा ऑप्शन एसिड अमाइड सही हो गया। 17 क्वेश्चन है, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ड्यू टू। तो ये भी हमने बिल्कुल स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट करते हुए डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना इसके अंदर RCOOH, इस रिएक्टेंट के अंदर RCOOH के अंदर ये वाला जो ग्रुप है CO ग्रुप, इस CO ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से होता है। एक और बात बताता चलूँ कि एसिड बेस्ड रिएक्शन जो हैं वो OH की वजह से होते हैं और जो रिडक्शन है वो होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होती है, लेकिन फिलहाल वो सिलेबस में उसे शामिल नहीं किया गया है। 18 क्वेश्चन देख लें, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड। काफ़ी दफ़ा अब ये चीज़ ना अलग अलग तरीके से डिस्कस हो रही है हमारे सिलेबस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ HOOC CH डबल बॉन्ड CH COOH का, इसे कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड जो है ये असल में एक ट्रांस एल्कीन ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैलिक एसिड जो होता है ऑप्शन में नहीं है फिलहाल, लेकिन मैलिक एसिड जो है वो सिस आइसोमर होता है, जबकि बाकी सब जो हैं यहाँ पर मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड वो सब सैचुरेटेड हैं, सिर्फ यही एक अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट था। 19 डेल्टा ऑप्शन हो गया फ्यूमेरिक एसिड। 19 क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रिपेयर इथाइल एसीटेट एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से हमने देखना है क्योंकि यहाँ पर तो ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन इससे जो साइंस है इसकी वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। 19 क्वेश्चन देखें, हम कहते हैं कि CH3COO C2H5 इसे नाम दिया जाता है इथाइल एसीटेट का। इसको बनाने के लिए रिएक्टेंट कौन कौन से चाहिए होंगे वो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। असल में ये जो हिस्सा है RCOO, ये इसका सोर्स है एसिड, इसका सोर्स है कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है यानी कि ये वाला R-O, इसका सोर्स है अल्कोहल।
तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने इथाइल एसीटेट बनाना है तो हमें एसिटिक एसिड को CH3COOH को C2H5OH यानी कि एथेनॉल से मिलाना चाहिए है। तो इस तरह ये ना कन्वर्जन होती है, याद रख लें, एथेनॉल अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इन द एस्टरिफिकेशन द रिएजेंट दैट अटैक्स द कार्बोक्साइल कार्बन इज। इस बात को समझने के लिए हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। डेफिनेटली आप जानते होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप है एस्टरिफिकेशन के अंदर जो एसिड यूज होता है इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, वो प्रोटॉन इस O के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के नतीजे में O पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन पर, विच इज़ एक्चुअली ए वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाता है और ये पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। इस पॉइंट पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है ताकि ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाए और उसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए, लेकिन इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र करने के नतीजे में ऑक्सीजन अपने साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल की बजाय मैं बेहतर तौर पर कह सकता हूँ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक बेहतर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और अल्कोहल का मालिक्यूल, सेकंड मालिक्यूल ROH, वो कार्बन पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है, जो कि अकेला वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज आया तो वो यहाँ पर बेहतर तौर पर अटैक कर सकता है कार्बोक्साइल कार्बन पर। चार्ली ऑप्शन मैकेनिज्म के अंदर से ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई, तो आपको यहाँ बताने का मकसद ये था कि मैकेनिज्म से आपको किस तरह इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। 21 क्वेश्चन देखें, एस्टर्स फाइंड यूज एज। तो एस्टर्स जो है ना, हमने कहा कि इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, तो ये डेफिनेटली फिर डेल्टा ऑप्शन फ्लेवर्स के तौर पर इस्तेमाल होते होंगे। 22nd क्वेश्चन है, 1 ब्यूटीन अपॉन ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड पोटाशियम पर मैंगनेट फॉर्म्स। तो हमें लिख लेना चाहिए 1 ब्यूटीन और समझना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो है वो कैसे काम करती है। H2C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल और इस स्टार्टिंग मटेरियल की हम कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का तरीका यह है कि आप डबल बॉन्ड से कंपाउंड को ब्रेक करें और दोनों साइड्स पर जितने भी कार्बन हैं उनसे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना दें। वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर एक कार्बन है तो इसकी ऑक्सीडेशन से एक कार्बन वाला एसिड बनेगा और यहाँ पर अगर 3 कार्बन है तो इसकी ऑक्सीडेशन से 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा। तो यहाँ पर एसिड बन गया एक कार्बन से फॉर्मिक एसिड और 3 कार्बन से प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है अल्फा ऑप्शन में, फॉर्मिक एसिड और प्रोपायोनिक एसिड, जिसे प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं। 23rd क्वेश्चन, When acetic acid gives SN reaction, the leaving group is। तो हमने काफ़ी दफ़ा बात कर ली है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो ये जो OH है ये असल में रिप्लेस हो जाता है। 23rd क्वेश्चन की बात चल रही है, एसिटिक एसिड का जो OH है वो रिप्लेस हो जाता है। अगर हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है फॉर एग्जांपल, या फिर ये रिप्लेस हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप से RO से, या अमाइड ग्रुप से, या फिर जो है वो एनहाइड्राइड के अंदर हर बारी जो है जो रिप्लेस होना है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने रिप्लेस होना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। 24th क्वेश्चन देखें, एसिड हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। तो हमने ये तीनों मिसालें, पहली तीनों मिसालें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। आप देख सकते हैं लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वो एसिड हैलाइड बनाती हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन हमने सिलेबस में नहीं पढ़ा है और ऐसा रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल, आप इसे आंसर कर सकते थे। 25th क्वेश्चन है, एस्टरिफिकेशन प्रोड्यूसेस डैश एज ए बाई प्रोडक्ट। तो एस्टरिफिकेशन के अंदर 25th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एस्टरिफिकेशन का एक प्रोडक्ट होता है एस्टर
और एस्टर के साथ ना वाटर भी बनता है। सही है जनाब। अल्कोहल और वाटर बनने के लिए मैं फर्दर एम्फेसाइज कर रहा हूं कि वाटर बनने का तरीका क्या है। तो वाटर के अंदर दो हिस्से हैं, एच है और ओ एच है। वाटर के अंदर जो एच है उसका सोर्स है अल्कोहल, और वाटर के अंदर जो ओ एच है उसका सोर्स है एसिड। ये आपने याद रखना है, बार बार याद कराता रहता हूं ताकि कहीं भी गलती का इम्कान ना रहे। तो सही हो गया अल्फा ऑप्शन वाटर। 26 देखें, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव एथेनॉइल क्लोराइड HCl एंड थर्ड कंपाउंड। व्हाट इज द थर्ड कंपाउंड? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और पास पेपर से इंस्पायर्ड ये सवाल। हम एथेनोइक एसिड लिख लेते हैं CH3COOH, उसे मिलाते हैं PCl5 के साथ, प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट बनेंगे 3। पहला प्रोडक्ट होगा CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, साथ बनेगा POCl3 और साथ बनेगा HCl। तो हमें एसिटाइल क्लोराइड जो है वो मेंशन किया गया है कि वो बनता है, हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। HCl मेंशन किया गया है और अननोन कंपाउंड पूछा गया है, तो डेफिनेटली अननोन कंपाउंड जो है वो POCl3 है, जिसे फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड कहते हैं। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम मिसाल दे देंगे लैक्टिक एसिड की। फार्मूला आपके सामने है H3CCH2OH और यहाँ पर OH, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। ऑक्सालिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एसिटिक एसिड में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। मेलोनिक एसिड 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड, उसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं लेकिन कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। सही आंसर है चार्ली लैक्टिक एसिड। 28 आ गया, अ कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन्स इज। अच्छा, आप फॉर्मिक एसिड देखने पहले मैं 28 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में अगर बात करता हूँ बीटा ऑप्शन की, तो फॉर्मिक एसिड में कोई अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। आगे चल पड़ते हैं, हम बात कर लेते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल CH3CH2OH। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है OH। फंक्शनल ग्रुप है OH। OH के साथ ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2, तो एथेनॉल भी सही जवाब नहीं हो सकता। आगे चल पड़ते हैं, डेल्टा ऑप्शन देख लेते हैं, वो है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड के अंदर तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, और जब वो बेंजीन के साथ जुड़ा है तो बेंजीन के पास अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस पॉइंट पे जुड़ा होगा वहाँ पर कोई और हाइड्रोजन जो है वो अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पहले ही पूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो हैं उनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर डेफिनेटली 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला देख लें, CH3COOH। फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं 3, तो सही जवाब हो जाएगा एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। 29 आ गया, अ कंपाउंड अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो इनमें से किस रिएक्टेंट की हाइड्रोलिसिस से एथेनॉल बनेगी? सबसे पहले तो एथेनॉल जो है इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन ईथेन, इसकी हाइड्रोलिसिस हमने कभी नहीं पढ़ी। डेल्टा ऑप्शन एथेनोइक एसिड, इसकी हाइड्रोलिसिस भी हमने कभी जिक्र नहीं की है। तो इस तरह जो बिल्कुल गैर ज़रूरी ऑप्शन होते हैं उन्हें आप काइंडली माइनस कर लिया करें, ताकि आप बेहतर तौर पे जज करने की पोजीशन में हों कि हमें क्या सवाल पूछा गया है। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की बात मैं डेफिनेटली कर लेता हूँ। इथाइल एसीटेट क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, इसकी करनी है हमने हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली पानी की मौजूदगी में होती है। और जब पानी डालेंगे आप इसमें तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस से बनेगा ये हिस्सा अल्कोहल में, एसिड में चला जाएगा CH3COOH, और ये वाला हिस्सा जो है ये अल्कोहल में चला जाएगा C2H5OH, यानी कि एथेनॉल यहाँ पर बन रही है अलोंग विद
एस्टिक एसिड। तो सही जवाब क्या हो गया जी, अल्फा ऑप्शन। इथाइल एसीटेट से बनता है अल्कोहल यानी कि एथेनॉल और एस्टिक एसिड। 30th क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड द ओवरऑल चेंज इज। एक मिसाल लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मेथानॉल की ही। मेथानॉल की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 30। ये है मेथानॉल, CH3CHHOH। इसकी मैंने करवा दी है ऑक्सीडेशन और इससे बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बन जाता है HC और OH और डबल बॉन्ड O, फॉर्मिक एसिड। ये प्रोसेस है जी ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर मेंशन कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्लासीफाई होगा एज ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन में देखें चेंज क्या हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर फर्दर आप देखें कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सिर्फ एक ऑक्सीजन का फ़र्क है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि मेथानॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनने में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूवल, और फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनने में ऑक्सीजन इंट्रोडक्शन होती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 31st क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जितना जो कार्बन चेन है वो छोटी होगी, उतनी जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो याद रख लें 31st क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 31st क्वेश्चन के मुताबिक जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन चेन, सॉल्युबिलिटी जो अगर उसको रिलेट किया जाए कार्बन चेन से, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है जब कार्बन चेन जो है वो बढ़ती है। तो कार्बन चेन बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सही है जनाब, ये याद रखना है आपने। तो सॉल्युबिलिटी जितना छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। 32 आ गया। द प्रोटियोसिस। अब यहाँ पर क्योंकि हम प्रोटीन्स और एंजाइम्स के हिस्से पर आ गए हैं तो यहाँ पर याद करने वाले सवाल हमारे काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो इनको ना इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक हम नहीं लगा पाएंगे सिवाय कुछ सवालों के। तो प्रोटियोसिस आर एग्जांपल्स ऑफ, हम जानते हैं कि जो डिराइव प्रोटीन्स है यानी कि सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन से निकलने वाली, उनमें प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, एंजाइम्स वगैरह शामिल होते हैं। तो ये बीटा ऑप्शन डिराइव प्रोटीन में आ गया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 33rd क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन इज ए। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करती है, खून में पाई जाती है, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मिसाल बनती है। चार्ली ऑप्शन 34। लैक्टोग्लोबुलिन इज फाउंड इन। तो बुक स्टेटमेंट जो है बुक की वो ये है कि लैक्टोग्लोबुलिन जो है वो मसल्स में और प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स ओनली नहीं कहेंगे, मसल्स में भी पाई जाती है। 35th क्वेश्चन देखते हैं जी। 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट्स इन द मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमने कहा था कि 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इससे बनता है डेल्टा ऑप्शन टर्शरी स्ट्रक्चर। 36 देखते हैं। स्ट्रक्चरल डिसरप्शन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू। तो जो स्ट्रक्चरल डिसरप्शन है ना, याद रखना है आपने कि इसे कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। तो जो डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन है ना, इसके बारे में ये सवाल जो है बनाने का स्पेसिफिकली मेरा मकसद ये था कि मैं ये आइडिया क्लियर कर दूं कि अगर प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगी तो फिर उनका स्ट्रक्चर जब डिसरप्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेंगी। ये नहीं होगा कि उनकी एक्टिविटी कम हो जाए, या ये भी नहीं होगा डेल्टा ऑप्शन की तरह कि वो पहले एक रोल परफॉर्म कर रहे थे बाद में कोई और रोल परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, बल्कि उनकी लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो जाएगी, वो काम करना ही छोड़ देंगी। डिक्रीज नहीं आता, अगर स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो फिर वो इस तरह नहीं है कि गाड़ी अगर पुरानी हो गई है तो फिर भी कुछ ना कुछ चलती रहेगी, या तो वो काम करते हैं या वो काम नहीं करते, तो लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो जाएगी। 37 इन लाइपोप्रोटीन्स द प्रोटीन्स कैन हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसा कि नाम से जाहिर है कि लाइपोप्रोटीन्स में लिपिड्स हो सकते हैं, और लिपिड्स की एक मिसाल है कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्ट्रॉल के अलावा किताब के मुताबिक लेसिथिन जो है वो भी यहाँ पर पाया जा सकता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, तो चार्ली ऑप्शन सही हो गया। 38 न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स असल में मिक्सचर होते हैं, कॉम्प्लेक्स बना होता है प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड्स का। तो इस तरीके से आपने हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम सुना होगा, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं और उसमें DNA रैप हुआ होता है और सेंटर में उनके जो है
वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं और ये ना इस तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मिक्सर नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स का डीएनए के साथ, इन्हें आप न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। तो बेटर वर्ड इज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रादर देन मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। साथ साथ न्यूक्लिक एसिड से मिलना है प्रोटीन ने, ना कि न्यूक्लियस से मिलना है। तो ये बड़ा जो है ना वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करके सवाल बनाया गया। डेल्टा थोड़ा मुश्किल है, होपफुली आप लोगों ने अच्छा इसे अटेम्प्ट किया होगा। 39 डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। तो डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन जो है इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, क्या फंक्शन चेंज हो जाता है? मैंने फिर कहा कि फंक्शन चेंज नहीं होता, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू दी चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिसरप्शन होती है, चेंज होता है प्रोटीन के अंदर। 40 आ गया, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को कहते हैं जी बीटा ऑप्शन एपो एंजाइम। एपो एंजाइम है और उसके साथ जब दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट लगता है उसे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर या को एंजाइम कहते हैं। तो बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए हैं। 41 आ गया, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज हैज कोफैक्टर। तो थायमीन पायरोफॉस्फेटेज बहुत ज़्यादा याद करने वाला सवाल था। तो यहाँ पर विटामिन B1 जो है वो इस्तेमाल होता है एज ए कोफैक्टर बाय दिस पर्टिकुलर एंजाइम। 42 आ गया, सक्सिनिक थायोकाइनेज, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स तोड़ता है जी, याद रखना है। कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज एन एंजाइम? तो इट कॉजेज द ब्रेकेज ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स एज इज इंडिकेटेड इन बीटा ऑप्शन। तो बड़ा इज ऑब्वियस था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही सही जवाब यहाँ पर कई दफ़ा होता है और ऑप्शन जो है वो कोई नहीं होता। 43 आ गया, ऑप्टिमम पीएच फॉर सलाइवरी एमाइलेज। तो ऑप्टिमम पीएच जो है सलाइवरी एमाइलेज की, उसकी रेंज 6.4 से 6.9 है। तो यहाँ पर 6.7 मिनिमम इन बिटवीन एक ऑप्शन मौजूद है, तो आपने डेफिनेटली इसे ही टिक करना है। चार्ली ऑप्शन हो जाएगा। 44 कोलेजन प्रोटीन कंटेन्स। तो कोलेजन प्रोटीन जो है याद रख लें कि कोलेजन प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन, और सिंपल प्रोटीन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अब तक बन चुकी होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो अमाइनो एसिड्स पर ही मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर कोई और चीज़ नहीं होती। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने अप्लाई कर ली कि क्योंकि उनमें सिर्फ अमाइनो, वो सिंपल प्रोटीन है तो उसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोटीन इज ए सिंपल प्रोटीन। ये अगेन सिंपल प्रोटीन जो है जो सिर्फ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल हो, उसकी मिसाल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो सिंपल प्रोटीन है, इसके अंदर जो है कोई और चीज़ नहीं होती। इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली अमाइनो एसिड। इसके मुकाबले में फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो है हमारे पास कोई ग्रुप लगा हो सकता है। हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर जो सवाल की ओरिजिन है ना, वो ये नहीं है कि हमें पता हो कि बाकी सब में आया अमाइनो एसिड हैं या कुछ और भी है, लेकिन हमें ये पता है कि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कि इंसुलिन जो है वो एक सिंपल प्रोटीन है। तो हमारे सवाल का ओरिजिन जो है वो इंसुलिन का सिर्फ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होना है। हमने बाकी सबको नहीं हमें पता। इवन हम हीमोग्लोबिन में जानते भी हैं कि आयरन है, लेकिन हम इस सवाल में केमिस्ट्री के अंदर उसका जिक्र नहीं हुआ हुआ कि हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है, तो हम उस बात को माइंड में नहीं रख रहे। हमने जो याद किया हुआ है, हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है एक इंफॉर्मेशन जो एज सच मेंशन्ड है, एक रिटन वर्ड, एक रिटन पैराग्राफ या लाइन, जो भी आप इसे कहना चाहें, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसुलिन जो है वो सिंपल प्रोटीन है, यानी कि उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं और कुछ नहीं होता। तो हमने उसी की बेस पर क्वेश्चन बनाया है। बाकी ऑप्शन हमारे लिए इस तरह के सवालों में जिसमें एक इन्फॉर्मेशन पूछी जाए इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन हो जाएगा। सीख लें आप, ये सारे ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ बार बार कि इस तरह के सवाल हमें आते हैं। हम जो सवाल पूछते हैं वो आकाश होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस, वो जो है ना रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन पेपर या विच मे बी आस्क्ड इन द पेपर। तो वो जो है ना उसको आकाश हैं, उसको शो करते हैं, वो हाईलाइट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सही है जी, यही सवाल आ जाएं ऐसा तो नहीं होना डेफिनेटली, लेकिन इस तरह के इस पैटर्न के सवाल आने हैं तो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। 46 आ गया, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन वेरीज। तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है ना, इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर सबस्ट्रेट की बात की जाए तो उसके साथ सबस्ट्रेट के हिसाब से तो डायरेक्टली वेरी करता है, लेकिन
अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन के हिसाब से बात की जाए तो एंजाइम की कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है बीटा ऑप्शन, डायरेक्टली वेरी कर रहा है रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन विद द स्क्वायर रूट of enzyme concentration. Inversely to substrate concentration alpha option ऐसा नहीं है. Directly with pH of blood नहीं जी, pH of blood के साथ जो है ना वो चेंज नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन, बल्कि एक खास pH पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम pH. लाइक सलाइवरी एमाइलेज की 6.4 से 6.9 थी, और इन्वर्सली विद टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कम हो रहा है, ऐसा नहीं है. अगेन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, उसे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. 47 a species that reduces the enzyme activity. एंजाइम एक्टिविटी को जो कम करेगा उसे आप इनहिबिटर कहेंगे, जो प्रोमोट कहेगा उसे आप जो है वो क्या कह देंगे, उसे आप कह देंगे कि ये जो है कोई एक्टिवेटर है जो बढ़ा रहा हो एक्टिविटी को, लेकिन जो कम करेगा उसे आप चार्ली ऑप्शन इनहिबिटर कह देंगे. 48 आ गया. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, बड़ा ही आसान जी, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पॉलीमराइज होते हैं तो प्रोटीन बन जाती हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, तो डेफिनेटली डेल्टा ऑप्शन सही होगा. अमाइनो एसिड्स. 49 क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स एटलीस्ट. ये हमने जब आपको जो वीडियो विजुअल के ज़रिए से ये बात समझाई थी कि कम से कम अगर आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड है तो वो सीधी लगी होगी, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे. वो आपस में ही कॉन्वोलेट हो जाएगी 2 डायमेंशनली, तो इसे आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह देंगे. फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आगे 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग कर देंगे, 3D स्ट्रक्चर बना देंगे, आप उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कह देंगे. लेकिन अगर एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड की चेन्स, यानी कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलती हैं तो फिर वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाती हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर एक अमाइनो एसिड की चेन यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड भी बना सकती है. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो एक चेन नहीं बना सकती, उसके लिए मिनिमम जो है वो 2 चेन्स तो होनी ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन, लेकिन मिनिमम 2 होनी चाहिए. अच्छा जी, 50th क्वेश्चन आ गया. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज मेंटेन्ड बाय. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है. इस बॉन्ड के बनने के दौरान वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है, और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं कि इट इज वेरी फेमस कोवलेंट बॉन्ड. ये जनाब कोवलेंट बॉन्ड है. सही है जी. तो यही प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी होती है कि अमाइनो एसिड्स लिंक विद ईच अदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे आप प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं. एंड विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर. कोई भी डाउट्स आपके हैं तो आप ग्रुप में लाजमी पूछ लें जनाब. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ. अगले लेक्चर के साथ हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ. बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया. थैंक यू सो मच.